हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन्स। हीट इंजन्स के हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल हीट इंजन, कोई भी हीट इंजन होगा तो वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर सोर्स से कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, उससे कुछ पार्ट को वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा, और रिमेनिंग पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, वेस्ट हीट जिसे हम बोलते हैं, वेस्ट हीट को वो सिंक में रिलीज करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था वो था कि ऑल हीट इंजन्स मस्ट वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस, मींस एट द एंड ऑफ द साइकिल जो इंजन है वो वापस क्या होगा, अपने इनिशियल स्टेट पर आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसका फ्लो चार्ट देखा था। फ्लो चार्ट सबको याद होगा, और फ्लो चार्ट के बेसिस पर हम लोगों ने उसकी एफिशिएंसी लिखी थी। इंजन की एफिशिएंसी थी 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। एफिशिएंसी ऑफ इंजन का एक्सप्रेशन था 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। और हमने देखा था क्योंकि क्यू टू कभी भी जीरो नहीं होता है, जो इंजन होगा उसे हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ हीट जो है वो सिंक पे रिलीज करता ही है वो। और यही रीजन था क्यू टू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इंजन की थ्योरेटिकल एफिशिएंसी भी कभी 100% नहीं हो सकती है। प्रैक्टिकल एफिशिएंसी तो दूर की बात है, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी पर ही सेकंड लॉ जो होता है वो एक लिमिटेशन लगा देता है कि इंजन की थ्योरेटिकल एफिशिएंसी भी कभी भी 100% नहीं होगी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से एक स्टेटमेंट डिस्कस किया था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि इसी बात को इंडिकेट करता है कि एक ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका काम सिर्फ क्या हो, सोर्स से हीट लेकर उस पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट करना हो विदाउट रिलीजिंग सम वेस्ट हीट टू द सिंक। इस टाइप का इस टाइप का एक साइक्लिक प्रोसेस में इंजन बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया। अब आज हमें जिस चीज की स्टार्टिंग करनी है, आज हम लोग जिस चीज की बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल से, वो कंसेप्ट होगा कंसेप्ट ऑफ कार्नोट इंजन। और हम साइकिल की बात करेंगे, साइकिल होगा कार्नोट साइकिल। अच्छा, कार्नोट साइकिल स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडिया दे दो मुझे आप लोग आपकी तरफ से कि क्या आपको कार्नोट इंजन के बारे में, कार्नोट साइकिल के बारे में कुछ आइडिया है? क्या इससे पहले आपने कभी कार्नोट इंजन, कार्नोट का नाम तो सुना होगा? कार्नोट का नाम तो सुना होगा। चलिए ठीक है, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कार्नोट इंजन की। सबसे सिंपल प्रोसेस होगा कार्नोट इंजन का। दिख ही रहा है, प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलिए मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि कार्नोट इंजन में करना क्या है। पहले मैं ग्राफ की बात करता हूँ कि कार्नोट इंजन का जो ग्राफ है वो आपको किस टाइप का दिखेगा। ये है कार्नोट इंजन का जो प्रोसेस होता है, जो साइक्लिक प्रोसेस वो फॉलो करता है। ये होता है कार्नोट इंजन। स्टार्टिंग होती है पॉइंट ए से, ए, बी, सी और फाइनली डी। और डायरेक्शन होती है कुछ इस टाइप से। पूरे डिटेल में डिस्कशन होगा, पूरी डिटेल में बात होगी। पर डिटेल में बात करने से पहले मैं बता दूंगी जो
ए से बी, ये आइसोथर्म लगता है। ये जो हमने ग्राफ बनाया है ए बी आइसोथर्म होता है, और सी से डी भी एक आइसोथर्म पर लाई करता है। प्रॉब्ली आप लोगों को ग्राफ अच्छे से दिख रहा होगा वैसे। तो ए बी होता है आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर इसके बाद बी सी होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, followed by C to D, which is isothermal compression, और फाइनली हम लोग आ जाएंगे फिर से D से A पर। D से A पर होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहले पूरा देख लो, पूरा समझ लो उसके बाद हम नोट करने के तो टाइम देंगे। अभी मैं पूरा और डिटेल में बताता हूँ कि रियलिटी में ये जो पर्टिकुलर साइकिल होता है ये हम अचीव कैसे कर सकते हैं। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने एक इंजन बनाया था, आप लोगों को इंजन याद आ रहा होगा। बहुत सिंपल टाइप का इंजन था, वर्किंग सब्सटेंस उसके अंदर गैस था, गैस फिल्डअप था, ऊपर पिस्टन लगा हुआ था, और वो पिस्टन जो है वो मूव करता था। तो पिस्टन के मूवमेंट से हम लोग वर्क ऑब्टेन कर सकते थे। हीट देते थे, गैस एक्सपेंड होती थी, पिस्टन मूव करता था और हमें वर्क मिलता था, हम उसके हेल्प से वर्क को ऑब्टेन कर सकते थे। चलिए उसी ब्याह पर थोड़ा सा और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आज। सपोज हम लोगों ने उसी इंजन को फिर से कंसिडर करा आज। ये पिस्टन है, अंदर वर्किंग सब्सटेंस गैस है, बताने की जरूरत नहीं, अंदर वर्किंग सब्सटेंस गैस है। गैस का टेम्परेचर मान लो थोड़ी देर के लिए गैस है T1 पर। ये जो गैस है, गैस एट T1, गैस एट टेम्परेचर T1। अभी ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। हम पता क्या करते हैं, हम सेम हायर टेम्परेचर का एक सोर्स लेते हैं। ये हाई टेम्परेचर सोर्स और इसका टेम्परेचर भी है T1। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब दोनों ही T1 है तो फिर यूज ही क्या हुआ। अगर आपको गैस को भी T1 पर रखना है, सोर्स को भी T1 पर रखना है, तो फिर यूज ही क्या हुआ हाई टेम्परेचर सोर्स लेने का। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, देखो क्या होगा एक्चुअली क्या है, ये दोनों जो टेम्परेचर है ना, ये दोनों टेम्परेचर सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा है। ये दोनों टेम्परेचर सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा है। गैस हाई टेम्परेचर पर है, तो गैस क्या करेगी, गैस जो है वो एक्सपेंड करने की टेंडेंसी रखेगी। जो गैस है ना, T1 टेम्परेचर पे जो गैस रखी है वो एक्सपेंड करने की टेंडेंसी रखती है। अब मुझे बताओ, अगर गैस थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी, अगर गैस थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंशन में गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। गैस थोड़ा सा एक्सपेंड होती है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है T1 से। पर ध्यान रहे, जैसे ही गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हीट जो है वो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। देखो इमेजिन करो, गैस का टेम्परेचर जैसे मान लो ये दोनों टेम्परेचर थे 100 डिग्री सेल्सियस, गैस का टेम्परेचर हुआ 99.5। जैसे ही 99.5 हुआ, वैसे ही यहाँ से हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर से हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन को थोड़ा सा रोक देते हैं, मतलब हम एक्सपेंशन बहुत स्लोली करवा रहे हैं। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस। यहाँ पर हम इस प्रोसेस को बहुत स्लोली करवा रहे हैं। गैस थोड़ा सा एक्सपेंड होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, फिर क्या हुआ,
टेम्परेचर कम होने पर इसने सोर्स ने उसको हीट दी, हीट देने से इसका टेम्परेचर फिर से T1 आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आया, फिर गैस थोड़ा सा और एक्सपेंड करेगी, थोड़ा सा वर्क करेगी। देखो वर्क कर रही है ना गैस, धीरे धीरे वर्क कर रही है, जल्दी वर्क नहीं कर रही है, धीरे धीरे गैस वर्क कर रही है। गैस धीरे धीरे वर्क कर रही है, टेम्परेचर थोड़ा सा ही कम होता है कि सोर्स उसको हीट देने आ जाता है। जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा, सोर्स इसे हीट देने आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मैं ऐसा बोलूं कि ए से लेकर बी तक ए से लेकर पॉइंट बी तक गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, पर ये एक्सपेंशन कैसा है, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मैं इसे आइसोथर्मल क्यों बोल रहा हूँ, आइसोथर्मल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने गैस का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होने दिया। जैसे ही थोड़ा सा डिक्रीज होने वाला होता है, हम उसे हीट प्रोवाइड कर देते हैं और गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर हम एक्सपेंड होने देते हैं। तो क्या ये पॉइंट सबसे पहला क्लियर हो रहा है, सबसे पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए टू बी। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ए से बी को देखो, इसलिए मैंने साइड में लिखा भी है, ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इसका मतलब देखो क्या होगा, ये जो ग्राफ है ना ए से बी, ये देखो ए से बी आइसोथर्म है, आइसोथर्म बनाया था हमने, 4 ग्राफ एक साथ बनाए थे आइसोथर्म एडियाबैटिक वाले। तो ए से बी जो है ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 वाला आइसोथर्म है, इसको मैं लिख देता हूँ T1। ये T1 वाला आइसोथर्म चल रहा है, ठीक है। अब और चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब गैस एक्सपेंड हो गई ए से बी तक, गैस ने हमारे लिए थोड़ा वर्क तो कर दिया, देखो वर्क हुआ गैस का, गैस ने वर्क करा हमारे लिए। पर अभी गैस और वर्क कर सकती है, क्या हम गैस से और वर्क करवा सकते हैं, देखते हैं। अभी गैस का टेम्परेचर कितना है, अभी गैस का टेम्परेचर है T1, पर पिस्टन कहाँ आ चुका है, पिस्टन आ चुका है बी पर। देखो स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ मैं, पिस्टन आ चुका है बी पर और गैस का टेम्परेचर है T1, जहां पर हम लोगों ने इसको छोड़ा था बी पॉइंट पर। अब इसको हम रख देते हैं एक नए प्लेटफॉर्म पर। आज हम अब गैस को रखेंगे एक नए प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म का नाम होगा एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब ये है कि देखो पहली बात तो ये जो पिस्टन है ना, ये जो सराउंडिंग से जितने अभी ये कंटेनर है, कंटेनर तो इंसुलेटिंग है, पर अब देखो नीचे जो हीट ट्रांसफर हो सकती थी, बस नीचे वाला पोर्शन था जो कंडक्टर था, ये नीचे वाले पोर्शन से हीट ट्रांसफर हो सकती थी, उसे भी मैंने एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म पर रख दिया। एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म पर रखने का मतलब क्या है, न ही हम गैस को हीट देंगे, न ही हम गैस से हीट लेंगे, न ही गैस को कुछ देंगे, न ही उससे कुछ लेंगे, हमने उसे रख दिया एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म पे। अब मुझे बताओ क्या बिना हीट के ये गैस काम कर सकती है, बिना हीट के क्या ये गैस काम कर सकती है, हाँ बोलना था, गलत बोल दिया आप लोगों ने, बिल्कुल कर सकती है, इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पर। समझो इस बात को, गैस तो फिर भी एक्सपेंड हो सकती है, उसका टेम्परेचर तो था ना उसके पास, उसके पास खुद की इंटरनल एनर्जी तो है ना। कई बार आप लोगों के पास आपकी बहुत सारी पॉकेट मनी इकट्ठा होती है, तो कई बार घर वाले अगर रुपए नहीं भी देते 1 आध 2 महीने के लिए, तो जो आपने 10 15 20 लाख रुपए बैंक बैलेंस आपका पॉकेट मनी के फॉर्म में इकट्ठा किया होता है 2 3 साल में, जो सेविंग्स आपने इकट्ठा किया होता है, कई बार होता है ना, तो आप उसे यूज करते हो फिर आईफोन लेने के लिए। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि बिना हीट के भी गैस वर्क कर सकती है। कैसे कर सकती है, खुद के इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पर। तो देखो बी से सी, बी से सी देखो गैस और वर्क कर रही है क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो बी पे वॉल्यूम यहाँ है, सी पे वॉल्यूम यहाँ है, देखो बी से सी उसका वॉल्यूम फिर से बढ़ रहा है, मतलब बी से सी गैस फिर भी वर्क कर सकती है। पर जब गैस एक्सपेंड होगी, अब बी से सी जब गैस मैं सी में बना रहा हूँ, बी से सी जब गैस एक्सपेंड होगी, तब मुझे बताओ क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। क्यों होगा टेम्परेचर कम, अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन
टी वी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, याद है एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा। तो देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में यहाँ से भी मुझे दिख रहा है गैस एक्सपेंड हो रही है, उसका टेम्परेचर कम होगा। या फिर ऐसे समझ लो गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क कर रही है, वर्क कर रही है तो किसके बिहाफ पर कर रही है? खुद के इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पर कर रही है। अगर खुद के इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पर वो वर्क करेगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। अगर उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो बी से सीधा गैस एक्सपेंड हुई, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होते होते T2 हो गया। गैस एट T1 कहाँ चली गई? एक्सपेंड होते होते आ गई गैस एट T2 पर, सम लोअर टेम्परेचर T2। तो मैं साइड में लिख देता हूँ गैस आ गई T2 वाले पॉइंट पर। ये वाला देखो, ये दिख रहा है ब्लैक कलर में दूसरा आइसोथर्म। ये देखो ये T1 वाला आइसोथर्म था, T1 से T2 पर आ गई गैस, और यहाँ पर ऑब्वियसली दिख रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। पर देखो गैस ने अभी भी वर्क करा, ए से बी भी वर्क हुआ, बी से सी भी वर्क हुआ, वर्क 2 बार मिला हमें। पहले से यहाँ तक बताओ देखकर कुछ डाउट आया क्या? सेकेंड वाला फिर से एक्सप्लेन कर दें? अरे फिर से मेहनत करवाऊंगी इतनी ज़्यादा? एडियाबैटिक सोर्स ही क्यों? देखो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी, कार्नोट के अपने रीज़न रहे, ठीक है। कार्नोट के अब अपने रीज़न इसके पीछे क्या थे वो मैं नहीं कर पाऊंगा डिस्कस अभी, बट आपको बस ये समझना है कि ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है कार्नोट साइकिल में, बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ये मान के चलो आप, कार्नोट साइकिल में उन्होंने ये सजेशन दिया था, ए से बी और बी से सी का सजेशन दिया था, इसके पीछे उनके रीजन थे, बट उस रीजन से डिस्कस नहीं करेंगे हम अभी। हाल फिलहाल बस ये मान के चलो ए से बी और बी से सी। बी से सी समझ में आ गया होगा एक्सपेंशन हुआ है, बी से सी हम गैस को एक्सपेंड होने दे रहे हैं। देखो अगर आपके पास हाई टेम्परेचर पर गैस है, जिसने भी पूछा है कि बी से सी फिर से एक्सप्लेन करना है, देखो हाई टेम्परेचर पर आपके पास गैस है तो गैस की क्या टेंडेंसी होगी? क्योंकि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा है, गैस की टेंडेंसी होगी एक्सपेंड करने की। देखो अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर गैस है तो एक्सपेंड करना चाहती है, और जब गैस एक्सपेंड करेगी तो उसका प्रेशर भी कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर भी कम होगा। ये देखो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है दिख रहा है, वॉल्यूम बी से सी बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है। अब हमें वर्क मिल गया, ए से बी भी वर्क मिल गया, बी से सी भी वर्क मिल गया। अब हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जितना वर्क मिलना था उतना वर्क हमें मिल चुका है, अब ज़्यादा लालच मत करो। अब समय आ चुका है गैस को वापस उसके इनिशियल स्टेट में लाने का। इससे ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। अब हमें गैस को जितना काम करना था गैस को उसने कर दिया है, अब हमें गैस को वापस उसके इनिशियल स्टेट ए पर लाने का प्लान करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन कैसे होता है। गैस का टेम्परेचर बताओ कितना है अभी? जब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर गैस का टेम्परेचर कितना है? चारों ग्राफ बनेंगे तो नहीं, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, एक ग्राफ नीचे शिफ्ट कर देंगे। अरे जल्दी बोलो, अभी गैस का टेम्परेचर कितना है? इस पॉइंट पर हम हैं अभी सी पॉइंट पर, और अभी गैस है लोअर टेम्परेचर T1 पर, सॉरी लोअर टेम्परेचर T2 पर। ठीक है, अब गैस T1 से T2 आई थी, गैस है लोअर टेम्परेचर T2 पर। अब पढ़ो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हम करेंगे गैस का आइसोथर्मल कंप्रेशन। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। हम इसे रखेंगे अब लो टेम्परेचर सिंक पर। ये दिख रहा है हाई टेम्परेचर सोर्स, वैसा ही अब होगा हमारे पास एक लो टेम्परेचर सिंक। हम लाएंगे एक लो टेम्परेचर सिंक। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब गैस भी T2 पर है, सिंक भी T2 पर है, ये कैसा फिजिक्स हुआ?
ये कैसा फिजिक्स हुआ जहाँ पर गैस और सिंक दोनों सेम टेम्परेचर पर हुए तो गैस हीट लूज करेगी ही क्यों। पर यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक गैस ने हमारे लिए वर्क करके दिया था, अब थोड़ा काम आपको भी गैस के लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा। अभी तक गैस ने आपके लिए काम किया था, अब आपकी बारी है। अब आपको यहाँ पर फेवर रिटर्न करना है, अब आपको गैस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब आप धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे गैस को कंप्रेस करोगे। तो देखो, थोड़ा सा कंप्रेस करो, पिस्टन को लो, कंप्रेस करो। मतलब अब गैस वर्क नहीं कर रही, अब हम गैस पे वर्क कर रहे हैं। सो थोड़ा सा कंप्रेस करो, बताओ क्या होगा। जैसे ही कंप्रेस करोगे आपने वर्क करा, आप वर्क करोगे, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टेम्परेचर अब कम हो गया रिलेशन में, वो गैस टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि थे। पर अब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस क्या करेगी? सिंक में हीट लूज करेगी। सिंक में हीट लूज करके क्या होगा? फिर से T2 पर आ जाएगी। फिर से थोड़ा सा और कंप्रेस करो। फिर से थोड़ा सा कंप्रेस करने पर जरा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। रुक जाओ तब। तब क्या होगा? गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसे अब इक्विलिब्रियम में आने दो। वो हीट लूज करके, सिंक में हीट लूज करके फिर से इक्विलिब्रियम में आएगी। फिर से उसका टेम्परेचर T2 होगा, फिर उसे कंप्रेस करो। ऐसे करते करते धीरे धीरे, स्लोली स्लोली उसे ले आओ डी पॉइंट पर। ये दिख रहा है डी पॉइंट? कोई जल्दबाजी नहीं है, उसे आराम से धीरे धीरे लेते लेते उसे ले आओ डी पॉइंट पर। ये लो भाई, गैस आ गई सी से डी। इस प्रोसेस में इस बार आपको वर्क करना पड़ा, पर गैस आ गई सी से डी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। देखो, सी से डी कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म चल रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन है ये? कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ सी से डी तक टेम्परेचर T2 पर। चलो अब आगे थोड़ा सा काम और बचा है, डी से ए तक भी लाना है। तो अब डी से ए तक कैसे लाएंगे? 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर बन तो जाएगा, पर देखो कंजेस्टेड रहेगा। नीचे बना देते हैं, चलो ठीक है। इसका भी स्पेस का कहीं ना कहीं यूज कर ही लेंगे। 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 1 आध सेंटीमीटर का जो एरर है वो चलता है, ठीक है। इतना एरर तो आप लोग भी करते हो एग्जाम में। चलिए, तो गैस आ गई डी पर, गैस आ चुकी है डी पर। थोड़ा सा काम और बचा हुआ था, गैस आ गई है डी पर, थोड़ा सा काम और बचा हुआ था, हमें उसे लाना है डी से ए पर। अब हम क्या करेंगे? लास्ट स्टेप में देखो, पढ़ो क्या लिखा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। रख दो उसे अब एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म पे। हमने रख दिया उसे एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म पे। गैस का टेम्परेचर कितना था बताओ? अभी गैस एट T2, गैस थी T2 पर। अब हम क्या करेंगे? फिर से थोड़ा सा वर्क करेंगे। अभी हमें अब वर्क करना है, अभी और करना है वर्क इसके ऊपर। थोड़ा सा वर्क और करेंगे, थोड़ा सा और कंप्रेस करेंगे। अब जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये बेचारी गैस कहीं हीट लूज नहीं कर सकती है। ये जो गैस है, ये अभी हीट लूज नहीं कर सकती है, एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। जो भी आप वर्क करोगे, वो वर्क जो आप कर रहे हो इसके ऊपर, वो इसके इंटरनल एनर्जी में जाएगा, उससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जब आप इसको कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करते करते बस इसे ले आओ एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर ये वापस अपने इनिशियल स्टेट ए पर आ जाएगी। सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, आपको गैस मिल जाएगी एट T1। ये एरो बना रहा हूँ, मतलब T2 से T1 आए हम लोग। गैस T2 पर थी, एडियाबैटिक कंप्रेशन करके हम T1 पर आए।
अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये क्या हो गया, कभी हम वर्क कर रहे हैं, कभी गैस वर्क कर रही है, कभी गैस वर्क कर रही है, कभी हम वर्क कर रहे हैं, कभी ये पिस्टन आ गया, कभी वो पिस्टन आ गया। पर देखिए पीछे सब पूरा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आपने गैस से ज़्यादा वर्क करा और रन में आपने कम वर्क करा है। ओवरऑल जब ये साइकिल कंप्लीट होगा आपको नेट में वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव मिलेगा। गैस का वर्क डन देखो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि कि वर्क डन बाय द गैस होता है इज इक्वल टू एरिया एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। साइक्लिक प्रोसेस याद करो, क्लॉकवाइज साइकिल, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पढ़ाया था मैंने। और ये क्लॉकवाइज साइकिल है तो नेट में आपको इतना पॉजिटिव वर्क मिलेगा। ये नेट पॉजिटिव वर्क है जो गैस आपके लिए करके देगी। ये समझ लो मतलब कुछ कि गैस ने जूल का काम किया और आपने रिटर्न में 30 जूल का काम वापस कर दिया, तो ले देकर 70 जूल का काम तो आपको फिर भी मिला है यहाँ पर गैस से। पॉइंट ज्यादा क्लियर है क्या कुछ? सराउंडिंग हीट एक्सचेंज नहीं करवानी है हमें, मैं फिर कंटेनर के सराउंडिंग ये जो वॉल्स हैं ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। इंसुलेटिंग है, वॉल्स भी इंसुलेटिंग है, सिर्फ नीचे जो बेस था वो कंडक्टिंग था। और दूसरा एक और क्वेश्चन मुझे वापस मिला है, सेम क्वेश्चन वापस मिला है कि जब गैस यहाँ पर T1 टेम्परेचर पर है तो वो एक्सटेंड क्यों रही है। मैंने भी बताया था कि गैस, तो ये टेम्परेचर सोर्स देखो, हाई टेम्परेचर सोर्स और गैस, हाई टेम्परेचर का मतलब है गैस पहले से हाई टेम्परेचर पर थी, गैस पहले से हाई टेम्परेचर पर थी, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो गैस तो एक्सपेंड। अगर आप एक कंटेनर के अंदर गैस को हाई टेम्परेचर पर रखते हो तो गैस एक्सपेंड करने की टेंडेंसी रखेगी कि नहीं रखेगी? गैस को सेकंड स्टेप में काम क्यों करना था, उसकी मर्जी भाई, गैस की मर्जी। आपको क्या दिक्कत है, गैस तो काम कर रही है ना, आपको तो फायदा हो रहा है ना, आपको फायदा मिल रहा है, फिर भी आप रो रहे हो कि गैस ने बीसीसी काम क्यों करा। फिर भी मैंने बताया था कि गैस के पास अभी भी काम करने की टेंडेंसी है, क्योंकि देखो टेम्परेचर आपने T1 ही रखा है। मैं बार बार वो समझा रहा हूँ कि अगर मान लो कंटेनर 100 डिग्री पर है तो गैस का टेम्परेचर तो 100 है ना, तो गैस तो एक्सपेंड करना चाहती है ना अभी भी, गैस तो एक्सपेंड चाहती है। ठीक है, तो गैस तो अभी भी एक्सपेंड होना चाहती है, वर्क करेगी फिर से। अब एक मिनट और रुको। जो आप लोग वो फ्लो चार्ट पढ़ रहे थे Q1 Q2 वाले फ्लो चार्ट, वो यहाँ पर देखो फ्लो चार्ट कैसा दिखेगा। ए से बी तक हीट एब्जॉर्ब हुई है, ए से बी तक हीट एब्जॉर्ब हुई है और सी से डी तक हीट रिलीज हुई है। वो पढ़ा था हम लोगों ने Q1 Q2 साइकिल, याद है? हाई टेम्परेचर सोर्स, लो टेम्परेचर सिंक साइकिल बनाया था हमने। Q1 हीट एब्जॉर्ब होगी, W वर्क होगा, देखो Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई, नेट वर्क हुआ W, नेट वर्क है W, और Q2 हीट उसने सिंक पे रिलीज करी। तो हीट कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी? कोई अगर आपसे पूछता है कि कार्नोट साइकिल में हीट किस स्टेप में एब्जॉर्ब होती है, तो आपका आंसर होगा हीट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम A टू B। हीट कहाँ रिलीज होगी? तो हीट रिलीज होगी फ्रॉम C टू D। देखो सिंपल बात है, सोर्स पे रखा है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, सिंक पे रखा है तो हीट लूज होगी। हीट यहाँ मिल रही है, हीट यहाँ से लूज कर रहा है, और वर्क ओवरऑल नेट में एरिया एंक्लोज बाय द साइकिल के इक्वल है। काम करो, बोर्ड से नोट कर लो। अच्छा अब एक काम करना, जितना मुझे एक्सप्लेन करना था वो मैंने कर दिया है, बिल्कुल प्रिसीजन के साथ एक्सप्लेन किया है कार्नोट साइकिल। अब एक काम करो, 70-75% अंडरस्टैंडिंग अभी बनी होगी। जैसा कि मैंने बताया था एफिशिएंसी कभी 100% तो हो नहीं सकती है। जब हम सेकंड लॉ पढ़ ही रहे हैं तो थीम ही सेकंड लॉ का ये है कि एफिशिएंसी कभी 100% होनी ही नहीं है, तो हमें उस थीम पर स्टिक करना है। अगर 75% अंडरस्टैंडिंग है तो वी आर गुड विथ इट, वी आर ओके विथ इट। हम मान के चलेंगे कि हाँ 70-75% अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हम नहीं ले सकते सेकंड लॉ की। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ बोलता ही ये है कि किसी भी चीज़ में कभी भी 100% एफिशिएंसी मत रखो। अब इसके बाद मैं स्टेटमेंट भी लिखवा दूंगा। एक काम करो, आप ये पहले नोट करो, मैं पूरा ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए कंप्लीट लिखवा दूंगा आप लोगों को।
ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बाकी जिसको भी डाउट है कि कार्नोट ने थर्ड स्टेप में ही ए पोजीशन तक क्यों नहीं लेके गए, तो वो सब डाउट आप कार्नोट से पूछना। हमारा काम बस ये है जो कार्नोट ने कहा था वो एक्सप्लेन करना। अब कार्नोट ने सही कहा था तो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब कार्नोट उसे ए से बी क्यों लेके गए, बी से सी क्यों लेके गए, फिर सी से डी क्यों लेके गए, डी से ए क्यों लेके गए, वो तो कार्नोट जाने। पर वो राज भी कार्नोट के साथ चला गया। देखो मूवी के डायलॉग्स रिकॉग्नाइज करने में आप लोग कितने एक्सपर्ट हो। जो इंजन व्हीकल में यूज होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कार्नोट साइकिल नहीं होता है। कार्नोट साइकिल अलग चीज है। और जो इंजन आप लोग यूज करते हो वो होते हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, इंडेक्स बता देता हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, आपको कंप्लीट इंडेक्स बता देता हूँ। ये रहा कंप्लीट इंडेक्स, पढ़ो। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, गैस पावर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, और ये जितने भी केसेस होते हैं गैसेस के और इंजन्स के वो सब दिए हुए हैं। आपको मैं एक काम करता हूँ, इंजन्स बता देता हूँ। ये देखो, ये अलग साइकिल है। ये जो आपको दिख रहा है ये कार्नोट साइकिल नहीं है, ये है ऑटो साइकिल। ऑटो मतलब ऑटो वाले ऑटो नहीं, ओ डबल टी ओ, ऑटो साइकिल। इंजन्स में यूज होते हैं, ये कार्नोट साइकिल से अलग होते हैं। ये जो साइकिल पढ़ रहे हो ये आप एक तरह का साइकिल है जो पढ़ रहे हो। इसके अलावा रियल लाइफ भी बहुत सारे साइकिल्स होते हैं। ठीक है, ये अकेला साइकिल नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपको पूरा साइकिल और उसका डायग्राम दिख रहा होगा। ये देखो, डरना मत डायग्राम देखा, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये अलग डायग्राम है। फिर इसके अलावा और इंजन होते हैं और उनके साइकिल्स होते हैं। ये देखो, स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल्स, ये भी नाम है। ये रहा उनका साइकिल। तो ऐसे बहुत सारे साइकिल्स मिलेंगे आपको। ठीक है। तो थर्मो एज अ टॉपिक जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो वो एज अ टॉपिक, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कोर्स है, वो भी अपने आप में बहुत वास्ट होता है। ठीक है। इसलिए अब इससे ज़्यादा जो भी डाउट आपको पूछने हैं कि कार्नोट ने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, कार्नोट को ऐसा क्यों करना था, वैसा क्यों करना था, वो डाउट्स अब आपको कार्नोट से ही पूछने पड़ेंगे। हीट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम ए टू बी एंड रिलीज फ्रॉम सी टू डी। देखो डायग्राम देखो, ऊपर ग्राफ देखो, ग्राफ में लिखा है कार्नोट ई सॉल्यूशन पर अवेलेबल नहीं है। कार्नोट का व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल नहीं है। ए से बी हीट एब्जॉर्ब होगी और सी से डी हीट रिलीज होगी। देखो ग्राफ देखो, ग्राफ में मैंने कितने एक्यूरेटली बनाया है Q1 और Q2। ए से बी सेम टेम्परेचर है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हर बार एक्चुअली होता ये है कि यूजुअली स्टूडेंट्स ये टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ते हैं फिजिक्स में, तब केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं। इसलिए फिजिक्स वालों को इतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो कार्नोट साइकिल केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं। तो फिजिक्स वालों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। D2A अभी हम बताएंगे, स्टेटमेंट बताएंगे, स्टेटमेंट्स आप पढ़ना अब। सी से डी टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करेगा? सी से डी टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज करेगा क्योंकि सी से डी हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क कहाँ जा रहा है, उसके इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। और इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो ये बुक आप मुझसे लीज पर ले सकते हो। जिसको भी चाहिए वो ये बुक मुझसे लीज पर ले सकता है। और क्योंकि आप लोग हमारे ही बैच के स्टूडेंट हो,
तो ज़्यादा मैं आप लोगों से चार्ज करूँगा नहीं। 10,000 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग ये बुक जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। देखो बुक की कॉस्ट ज़्यादा क्यों रखी है मैंने, बुक की एक्चुअल कॉस्ट तो 700 800 होगी, पर ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि अब ये जो है ना, ये अब रेयर एडिशन है। रेयर एडिशन का मतलब आपको अब ये कहीं मिलेगा नहीं, स्पेशल एडिशन है, क्योंकि अब इस बुक के नए एडिशन आ चुके हैं और ये है एडिशन करीब करीब 8-9 साल पुराना, और ये है 6th एडिशन। अब तक तो इस बुक के बहुत आगे के एडिशन आ गए होंगे, और इसीलिए इसकी कॉस्ट मैंने आपको ज़्यादा बताई है। अब आप मार्केट में परचेस करोगे आपको नए एडिशन मिलेंगे, तो ये जो एडिशन हो गया एक तरह से, ये जो एडिशन होगा ये एक तरह से रेयर एडिशन माना जाएगा, कम अवेलेबल है मार्केट में, इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा होगा। बिल्कुल एंटीक एडिशन। चलिए नोट कर लिया सब लोगों ने। देखो पिस्टन की पोजीशन कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी वो तो आप डायरेक्टली ग्राफ से ही देख लो, ये सब चीज़ें मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लॉजिकल लोग हो आप लोग। वैसे भी आप लोग इंजीनियर बनने वाले हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लॉजिक आप लोगों के पास है, ऐसा मेरा एजम्पशन है, एक्सपेक्टेशन है। सही है गलत है वो आप लोग जानो, बट मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है, तो अपने लॉजिक पर भी रिलाई करो। ए बी सी डी चारों पॉइंट मैंने ग्राफ में बना रखे हैं, देख लो वॉल्यूम किस में आपको कम दिख रहा है किस में ज़्यादा दिख रहा है, और अकॉर्डिंगली वॉल्यूम बना दो। इस बीच एक और आइडिया है कि बुक की ऑक्शनिंग रखनी चाहिए। तो भी इस वजह से हाईएस्ट बिडर होगा उसे बुक दी जाएगी, पर हम ऑक्शनिंग करेंगे थोड़ी देर के बाद, अभी हाल फिलहाल हम आज ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं। ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, अब ये आराम से लिख लो जल्दी।
वॉल्स ऑफ द पिस्टन कंप्लीटली एडियाबैटिक हैं, सिर्फ जो नीचे का उसका वो था बेस था, बस जो बेस है वो एडियाबैटिक नहीं था, वो हीट एक्सचेंज करता था। नोट कर लिया होगा, मुझे लगता है अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं करा, इतने स्लो हो। बिल्कुल टर्टल जैसे स्लोली स्लोली लिखा करो। इस पैच के सभी टॉर्टोइसेस को मैं 45 सेकेंड्स और दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कार्नोट इंजिन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब बहुत स्लोली करने वाला होने वाला प्रोसेस का मतलब जब हम इसको पढ़ें या जब इसको लिखें तब लिखना भी स्लोली है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। प्रोसेस जरूर क्वासी-स्टैटिक है, बट आप लोगों को लिखने में स्पीड मेंटेन करनी है। ठीक है, अब जो बच गया है वो बाद में लिख लेना। अब हम एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करेंगे और वो पॉइंट होगा एंट्रोपी। हम एक नया टर्म बताने जा रहे हैं, वो टर्म का नाम है एंट्रोपी। ये वाला टर्म जो है आप लोगों की केमिस्ट्री की बुक्स में आपको मिल जाएगा। एंट्रोपी एंड एंथैल्पी दो टर्म्स होंगे, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह जो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में, तब ये टर्म्स यूज में होंगे। हमारे लिए इसका यूज सिर्फ इतना है कि कार्नोट इंजन में बस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। तो बस आपको अभी हाल फिलहाल जब तक आप केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते हो तब तक आप बस एक पॉइंट याद रखो कि एंट्रोपी जो होता है वो एक नया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है जिसे डिफाइन किया जाता है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब मान लो अगर गैस है 70 डिग्री सेल्सियस पर, और 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो मान लो 300 जूल की हीट एब्जॉर्ब करती है, तो उसकी एंट्रोपी में चेंज कितना होगा? एंट्रोपी में चेंज होगा
अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, जिसके लिए एंट्रोपी डिफाइन की जाती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर वर्सेस, थोड़ा सा हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ने पर ये डिफिकल्ट लगे आपको, बट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जब आप एंट्रोपी पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो सारी चीज़ें आपस में रिलेशन में आ जाएगी। फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझने की थोड़ी कोशिश करना। हम बात कर रहे हैं किस ग्राफ की, हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी के ग्राफ की। देखो y एक्सिस पर है टेम्परेचर, x एक्सिस पर है एंट्रोपी। मुझे बस इतना बताओ a से b तक टेम्परेचर कांस्टेंट था, याद करो a से b तक टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो a से b तक ये देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ तो इसी लाइन पे बनना चाहिए कहीं। पर सवाल ये है कि a से b तक जो ग्राफ है वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो ये डिसाइड कैसे हुआ, a से b तक गैस हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है गैस, याद है ए से बी तक गैस हीट एब्जॉर्ब करती है, तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। देखो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, पॉजिटिव हीट एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब ए से बी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो देखो सेम टेम्परेचर T1 पर ए से बी मैंने एंट्रोपी को S1 से इंक्रीज करवाकर S2 कर दिया। कुछ बात समझ में आ रही है, मैंने एंट्रोपी को S1 से इंक्रीज कराकर S2 कैसे करा। अब आगे हम बात करेंगे बी से सी, बहुत इजी है गैस करना। बी से सी याद करो कौन सा प्रोसेस हुआ करता था, जल्दी बताओ। बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, याद है एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब कोई हीट हमने नहीं दी, नहीं गैस से कोई हीट ली है, हीट का एक्सचेंज ही जीरो है। तो अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो बी से सी तक एंट्रोपी है S2 विदाउट एनी चेंज, बी से सी तक एंट्रोपी है S2 विदाउट एनी चेंज, बट हाँ टेम्परेचर जरूर कम करना था। याद करो बी से सी टेम्परेचर T1 से कम होकर T2 हुआ था, तो ग्राफ में भी दिख रहा है कांस्टेंट एंट्रोपी पर हमने टेम्परेचर कम कर दिया फ्रॉम बी टू सी। आगे की स्टोरी सी से डी, सी से डी ध्यान दो, सी से डी क्या होता था, सी से डी याद है हीट लूज करती थी गैस, ये लिखा देखो सी से डी गैस हीट लूज करती थी, लो टेम्परेचर सिंक T2 वाला सिंक हीट लूज करती थी सिंक में। तो अगर हीट लूज करेगी तो बताओ हीट लूज करेगी इसका मतलब एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। डिक्रीज क्यों करेगी, गैस हीट लूज कर रही है, एंट्रोपी कम होगी। तो सी से डी एंट्रोपी वापस कम होके हो गई S1, S2 से एंट्रोपी कम होके हो गई S1। डी से ए, फिर से डी से ए में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है, कॉपी में देखते हैं ना आप लोगों के, ये लिखा डी से ए, डी से ए एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हुई है, रिलीज भी नहीं हुई है। तो देखो डी से ए मैंने कांस्टेंट एंट्रोपी पर टेम्परेचर इंक्रीज करा है बस। तो ये ग्राफ अभी बेसिक पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा बस पॉइंट याद रखना है अभी, एंट्रोपी होता है S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। तो अगर आपको ये पॉइंट अभी समझ में आ गया है बेसिक लेवल पर तो आपको ये ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर ये ग्राफ क्लियर है तो थोड़ी सी हेल्प करो, ए से बी तक चेंज इन एंट्रोपी का लिखूंगा, याद करो ए से बी तक चेंज इन एंट्रोपी, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट देखो, अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो रही है, फर्स्ट डेफिनेशन सॉरी फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन S2 से S1 माइनस सॉरी S2 माइनस S1 इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा इंक्रीज इन एंट्रोपी, वो हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिमिलरली सी से डी देखो, सी से डी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। देखो अब हम आ रहे हैं सी से डी, मैं ये भी लिख देता हूँ अच्छे से, ये है फ्रॉम ए टू बी और ये है फ्रॉम सी टू डी। सी से डी तक बताओ क्या हो रहा है, सी से डी तक फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब को मैं क्या लिखूंगा, माइनस Q2, क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो हीट लूज कर रहा है, साइन कन्वेंशन, सिस्टम हीट लूज कर रहा है, नेगेटिव लेना पड़ेगा।
अब बस इसके बाद खुद ही समझ जाओगे सब कुछ। बस इतना समझाना था मुझे, अब आगे खुद ही देखते जाओ। 1 और 2 इक्वेशन को देखो, क्या इक्वेशन 1 और 2 से हमेशा बोल सकता हूँ? 1 और 2 को कंपेयर करो, 1 और 2 क्या ऐसे ही लिख सकते हैं? इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। Q2 by Q1 इज इक्वल टू T2 by T1। अब याद करो हीट इंजन्स की एफिशिएंसी कितनी होती थी। अगर एफिशिएंसी इतनी होती थी तो आज मैं उस एफिशिएंसी को क्या लिख सकता हूँ? आज मैं उस एफिशिएंसी को 1 माइनस T2 by T1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से फाइनली हम लोगों ने कुछ बहुत सारे इधर उधर के कैलकुलेशन करके एक्सप्रेशन डिराइव करा है कि जो एफिशिएंसी होती है जिसे अभी तक आप लोग लिखते थे 1 माइनस Q2 by Q1, आज से उस एफिशिएंसी को लिखा जाएगा 1 माइनस T2 by T1। अभी 1 मिनट रुकना, यहाँ पर हम थोड़ा सा सेकेंड लॉ के डिटेल में जाएंगे। अभी तक आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेकेंड लॉ में हमने जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली पर अभी तक सेकेंड लॉ का बेसिक मीनिंग तो हमें समझ में ही नहीं आया। कभी इंजन आए, बाद में रेफ्रिजरेशन साइकिल आएंगे, तो ये सेकेंड लॉ एग्जैक्टली चाहता क्या है, सेकेंड लॉ एग्जैक्टली डिफाइन क्या करना चाहता है। तो देखो, अगर वैसे देखा जाए तो सेकेंड लॉ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सेकेंड लॉ हर एक प्रोसेस को एक डायरेक्शन देता है। सेकेंड लॉ हर एक प्रोसेस को एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन से मेरा मतलब ये है, वो बताता है कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल प्रोसेसेस कौन सा प्रोसेस है जो अपने आप होगा। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो कि हम बात करते हैं कप ऑफ कॉफ़ी की, ये कप ऑफ कॉफ़ी और इसे कोल्ड सराउंडिंग में रख दिया। अब तो वैसे भी बनाने वाले हैं, कप ऑफ कॉफ़ी को अगर हम कोल्ड सराउंडिंग में रखेंगे तो बताओ क्या होता है। कप ऑफ कॉफ़ी को कोल्ड सराउंडिंग में रखने पर कॉफ़ी जो है वो हमेशा हमेशा हीट लूज़ करती है, इसका टेम्परेचर कम होता है और वो हीट लूज़ करती है सराउंडिंग पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के माइंड में आया, बहुत पहले लोगों के माइंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि कॉफ़ी हीट लूज़ कर ही क्यों रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सराउंडिंग हीट लूज़ करके कॉफ़ी को दे दे, कॉफ़ी का टेम्परेचर और बढ़ जाए। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड है। अभी आपने एनर्जी कॉफ़ी से सराउंडिंग में दो, चाहे एनर्जी सराउंडिंग से कॉफ़ी में, दोनों केसेस फर्स्ट लॉ के लिए तो इक्वल हैं। मतलब फर्स्ट लॉ जो होता है ना, वो सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है। क्वांटिटी समझ में आती है? उसे अगर दिख रहा है एनर्जी बैलेंस है तो उसके लिए सारे प्रोसेसेस सही हैं। पर सेकंड लॉ प्रोसेसेस को प्रॉपर डायरेक्शन भी देता है। वो बोलता है कि प्रोसेसेस हमेशा हमेशा उस डायरेक्शन में होंगे जहाँ पर सिस्टम की एंट्रोपी और रैंडमनेस इंक्रीज करेगी। बहुत हैवी पॉइंट है, बहुत हैवी स्टेटमेंट है, एक्चुअल स्टेटमेंट है ये। ठीक है, आगे जो आप पढ़ोगे थर्ड लॉ में। बट हाल फिलहाल हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया कि सेकंड लॉ के ऐसे कहीं ना कहीं प्रोसेसेस को एक डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो रही है कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस प्रोसेसेस कौन सा डायरेक्शन फॉलो करेंगे जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल इस तरह से समझो कि अगर मान लो आपको 3 टास्क दिए गए हैं कि आपको सबसे पहला टास्क दिया गया है कि 2 आवर्स आपको फिजिक्स पढ़ना है, 3 आवर्स आप टीवी देख सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट मूवी है वीकेंड पे वो देख सकते हो, और 7 आवर्स आप रेस्ट ले सकते हो। 7 आवर्स के लिए आप चाहो तो आप रेस्ट ले सकते हो। ये 3 प्रोसेसेस हैं। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, टोटल टाइम कितना है। देखो 7 + 3 10 + 2 12। फर्स्ट लॉ बोलता है कि टोटल टाइम तो हर बार 12 ही होगा। आप प्रोसेस को किसी भी ऑर्डर में करो, सारे ऑर्डर उसके लिए एक जैसे हैं। पहले सो जाओ फिर टीवी देखो फिर पढ़ लो, पहले पढ़ लो फिर सो जाओ फिर टीवी देखो, सारे प्रोसेस बिल्कुल एक जैसे हैं उसके अकॉर्डिंग। वो बोलता है कि कोई भी
कोई भी ऑर्डर फॉलो करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर सेकंड लॉ आता है। सेकंड लॉ जब आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे इंजीनियरिंग में तब समझ में आएगा कि डायरेक्शन कैसे मिलती है। हाल-फिलहाल तो मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ। आप डिटेल में पढ़ोगे कि सेकंड लॉ जो होता है वो प्रोसेसेस को प्रॉपर डायरेक्शन देने के रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें से सेकंड लॉ ये बताता है कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल प्रोसेसेस प्रॉपर एफिशिएंसी वाला प्रोसेस कौन-सा होगा। एफिशिएंसी किस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा होगी, तो सबको समझ में आता है एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कब होगी? सबसे पहले सो जाओ, उठने के बाद पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद जब बोर हो जाओ तब टीवी देखो। ये एक प्रॉपर ऑर्डर होगा जिस ऑर्डर में प्रोसेस को फ़ॉलो करने पर उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। एक तो ये पॉइंट हो गया कि वो प्रोसेस पर डायरेक्शन दे पा रहा है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद क्लिक कर जाए, शायद क्लिक ना भी करे। देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोसेस को ना सिर्फ डायरेक्शन देता है, साथ ही साथ वो बात करता है क्वालिटी की। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, ये है बैटल। अब बैटल में होता क्या है देखो, आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना कंजर्व एनर्जी। वैसे आप लोग चैट रीड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जाके देखता हूँ आप लोग क्या बोल रहे हो अभी आंसर में। कंजर्व एनर्जी, सब लोग बोलते रहते हैं कंजर्व एनर्जी। वो कौन सी एक्टिव स्टेट ग्रेटा थनबर्ग वो भी बोलती रहती है, एनवायरनमेंट चेंज के बारे में बहुत बातें करती रहती है। हालांकि उसे थर्मो आता नहीं है, बिना थर्मो के वो कुछ भी बोलती रहती है, बट इन जनरल। अरे कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कहाँ गए सब लोग? अरे होगी, चले गए वीकेंड मनाने के लिए। अरे तो आप गायब बहुत जल्दी हो जाते हो। अच्छा है, सब लोग हैं, ठीक है, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ठीक है, घर पर ही हो सब लोग, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो सुनो, कंजर्व एनर्जी की बात कर रहे थे हम लोग। लोग बोलते हैं कि कंजर्व एनर्जी, एनर्जी कंजर्व करो। पेपर्स में भी आता है कई बार कि कंजर्व एनर्जी, एनर्जी कंजर्व करनी चाहिए, कंजर्व वाटर, सेव वाटर, कंजर्व एनर्जी। अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, ये तो फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। अगर मान लो मैं इस रूम के लाइट, फैन, एसी सब कुछ ऑन करके चला जाऊँ, हीटर वीटर सब ऑन करके चला जाऊँ, तो क्या एनर्जी कंजर्व नहीं होगी? एनर्जी फिर भी कंजर्व होगी। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो लोग बोलना चाहते हैं कि एनर्जी के पास दो चीजें हैं, एक वो जो आप देखते हो, एक वो जो आप नहीं देख पा रहे हो। एक होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी समझ में आता है, और दूसरी होती है क्वालिटी ऑफ एनर्जी। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक हाई क्वालिटी एनर्जी होती है, क्वालिटी भी है उसके पास, हाई क्वालिटी एनर्जी है। जबकि थर्मल एनर्जी एक लो क्वालिटी एनर्जी। तो वो बोलना चाहते हैं कि कंजर्व एनर्जी हैविंग हायर क्वालिटी, जिस एनर्जी की क्वालिटी ज़्यादा है आपको उसे कंजर्व करना है। थोड़ा सेंस बन रहा होगा, थोड़ा नहीं बन रहा होगा, चलो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ, इस एग्जांपल से शायद क्लियर हो जाए। वैसे भी आज वीकेंड है, तो मान लो कि दो लोग थे वीकेंड पर, दो पर्सन थे, एंडी और वेंडी। वीकेंड पर दो पर्सन थे, एंडी और वेंडी। दोनों सोचते हैं कि वीकेंड पर पार्टी देनी चाहिए, ठीक है, तो दोनों अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। इसने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इनविटेशन डाल दिया, इसने भी व्हाट्सएप ग्रुप में इनविटेशन डाल दिया। अब देखो होता क्या है, इसके हैं 20 फ्रेंड, इसके 20 फ्रेंड्स हैं। कितने फ्रेंड्स हैं इसके? एंडी के 20 फ्रेंड्स हैं, इसके 20 फ्रेंड्स हैं। और जबकि ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर की थी, तो इसके 4-5 फ्रेंड थे, ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनाती थी, 4-5 फ्रेंड बनाती थी। इसने तो जो भी मिलता था राह चलते, जो भी मिलता था उसको अपना दोस्त बना लेता था कि हाँ ठीक है, तुम भी हमारे दोस्त हो, तुम भी हमारे दोस्त हो। सबको मैसेज भेज दिया इसने पार्टी का। और ये लोग करते हैं कि पार्टी के लिए कम लोगों को इनवाइट करते हैं, इन लोगों का रहता है अलग सिस्टम। ये लोग क्या होता है, जो भी मिल जाए ना दोस्त हो, तो सबको पार्टी के इनवाइट कर देते हैं, ठीक है, कोई भी इवेंट हो सब लोग को वो पार्टी के इनवाइट करते हैं। तो इसने इनवाइट कर दिया सब फ्रेंड्स को। अब देखो हुआ क्या, जब पार्टी स्टार्ट हुई तो इसके 20 दोस्त तो आई, पर साथ ही साथ वो 20 दोस्त अपने दोस्तों को भी ले आए। 20 तो आने ही वाले थे, और साथ में उनके भी आसपास के दोस्त थे, उनको भी उठा के ले आए। इसके इसमें 5 दोस्त थे, पर आए 4-5, बाकी लोगों को काम आ गया तो 3-4 दोस्त आए। अब देखो यहाँ पर आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ दिखता है इन दोनों को और बोलता है कि देखो,
क्वांटिटी देखो क्या क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, 25-30 दोस्त, तो यहाँ देखो क्या क्वांटिटी, 3-4 दोस्त। तो फर्स्ट लॉ को सिर्फ क्वांटिटी दिखाई देती है, नंबर दिखाई देता है, नंबर के अकॉर्डिंग वो क्या बोलता है, एनडी के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, वेंडी के पास कोई एडवांटेज नहीं है। पर आप लोग भूल रहे हो, वेंडी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो एडवांटेज आपको अभी पता चलेगा 2 मिनट में उसके पास क्या एडवांटेज है। पार्टी खत्म हो गई, पार्टी खत्म होने के बाद दोनों घर जा रहे थे, ये अपनी बाइक पर जा रहा था, ये अपनी पिंक कलर की स्कूटी पर जा रही थी। ठीक है, पिंक कलर इंपॉर्टेंट है। वो बाइक पर घर जा रहा था, ये अपने पिंक कलर की स्कूटी में घर जा रही थी। पता नहीं क्यों कोइंसिडेंटली थी, इसकी बाइक पंक्चर हो गई और इसकी जो पिंक कलर की स्कूटी थी उसका भी टायर पंक्चर हो गया। अब जब दोनों को हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो इसने अपने दोस्तों को कॉल लगाया, मैसेज ड्रॉप किया कि हेल्प की ज़रूरत है, अर्जेंटली आ जाओ। इसका एक भी दोस्त हेल्प करने के लिए नहीं आया। पार्टी में तो सब आए, पर जब हेल्प की बात आती है ना, कोई नहीं करता है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बता रहा हूँ आप लोगों को, पार्टी में सब आते हैं पर जब हेल्प चाहिए होगी ना, कोई नहीं आता है। तो सेम केस एंडी के साथ हुआ। वेंडी की भी स्कूटी पंक्चर थी, उसने भी बस एक मैसेज ड्रॉप करा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक उसने स्टेटस डाल दिया, इंस्टा पर एक स्टेटस डाल दिया, स्टोरी में डाल दिया, लाइव स्टोरी में, कि स्कूटी पंक्चर है, हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो उसके जितने भी दोस्त थे सबके सब दौड़े चले आए, क्योंकि वेंडी लड़की थी तो उसकी हेल्प करने के लिए सब लोग आ गए, और इस बेचारे की हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। इसकी हेल्प करने के लिए वो दोस्त जितने भी इसके स्टेटस में एडिट थे, जितने भी इसके फेसबुक वगैरह पे एडिट थे, सबके सब आ गए इसकी हेल्प करने के लिए। कोई अपनी गाड़ी लेके आ गया कि तुम हमारी गाड़ी ले जाओ, अपनी गाड़ी हमें दे जाओ, कोई पंप लेकर आ गया, सब लोग को हेल्प करने के लिए आ गए। अब यहाँ आता है सेकेंड लॉ, और सेकंड लॉ आकर बोलता है कि सिर्फ क्वांटिटी को नहीं देखना चाहिए था, ये भी देखना चाहिए था कि फ्रेंड्स की क्वालिटी कैसी है। भले ही फ्रेंड्स कम हैं, पर हेल्प करने की क्वालिटी रखते हैं। भले ही फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, पर हेल्प करने की क्वालिटी नहीं है, मतलब क्वांटिटी के नंबर पे, क्वांटिटी के टर्म्स अगर हम देखें तो क्वांटिटी के टर्म्स में वेंडी एडवांटेज पर है। क्वालिटी भले ही ज़्यादा हो, पर क्वांटिटी भी मैट सॉरी क्वांटिटी भले ही ज़्यादा हो बट क्वालिटी भी मैटर करती है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से दिख रही क्वालिटी आपको, शायद दिख रही होगी, ये इक्वेशन में दिख रही है क्वालिटी। अब आप सोचो सर इक्वेशन में क्वालिटी कैसे दिख रही है, देखो इक्वेशन में क्वालिटी से दिख रही है, सोर्स का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ये देखो, सोर्स का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। सोर्स का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एफिशिएंसी, क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। हाई टेम्परेचर पर अगर सोर्स है तो उसके पास हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी है। जैसे एग्जांपल मान लो कि आपके पास एक फर्नेस है, फर्नेस देखा होगा आप लोगों ने, जो पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, फर्नेस होते हैं, बहुत बड़े-बड़े फर्नेस होते हैं जो पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, कोल पे चलते हैं कई बार। अब जो फर्नेस है उसका टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस, और एक बहुत बड़ा ओशियन है आपके सामने, ओशियन का टेम्परेचर है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस। अब ओशियन की क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा है तो उसके पास एनर्जी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ओशियन के पास अगर आप एनर्जी कंटेंट देखोगे ना, ऑल्दो टेम्परेचर कम है पर एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओशियन देखो कितना वास्ट होता है। एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पर क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, तो अगर हम उसके हेल्प से इंजन बनाने की कोशिश करेंगे, उसको सोर्स लेते हुए, उसको सोर्स मानते हुए अगर हम इंजन बनाएँगे ना, तो कोई क्वालिटी नहीं मिलने वाली है हमें। क्वांटिटी ज़रूर है पर क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे एफिशिएंसी देखो कितनी खराब आएगी। जितना T1 कम होगा, देख रहे हो? जितना T1 कम होगा, उतनी एफिशिएंसी 0 को अप्रोच करेगी, जितना T1 ज़्यादा होगा, उतनी एफिशिएंसी 1 को अप्रोच करेगी। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा होगा कि क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी भी देखनी है, और वो क्वालिटी हिडन है यहाँ पर टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर का सोर्स ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू सोर्स एट लोअर टेम्परेचर। मुझे पता नहीं लग रहा है, लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। 5-10% देखो, थोड़ी बहुत मैंने ना इसके एक्चुअली ऐसे एक्सपर्ट्स बताए हैं सेकंड लॉ के, वैसे बहुत और इंटरेस्टिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, बट अगेन आपका कोर्स जो है वो बहुत लिमिटेड है, और चीज़ें जो हैं वो बहुत वास्ट होती है। जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जितना पढ़ो उतना कम लगता है, बट आप लोगों के लिए तो अभी बेसिक साइंस, मतलब बेसिक साइंस मतलब जरा-जरा सी चीज़ें दी हुई है कि कार्नोट साइकिल तो जरा-सा दिया हुआ है, सेकंड लॉ तो जरा-सा दिया हुआ है आप लोगों के सिलेबस में, बट जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि इंजीनियरिंग किस चीज़ को बोलते हैं, कितना वास्ट वो जो होता है एक कंप्लीट ओशन होता है इंजीनियरिंग। तो चलिए ठीक है, अभी यहाँ तक का डिस्कशन हुआ, हमें काफ़ी कुछ पॉइंट समझ में आए, थोड़ी बहुत थ्योरी समझ में आई।
अब हम लोगों को नोट करना है ये। चलिए डन, नोटेड। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारे पास आ गया है, नहीं नहीं, क्लास जल्दी एंड क्यों करेंगे वीकेंड पर भाई? जल्दी एंड क्यों करें? बल्कि वीकेंड पर तो क्लास और एक्सटेंड होनी चाहिए। अच्छा, नोट नहीं किया, रुको रुको, ठीक है, ये लो। अच्छा, कल टेस्ट है, चलो ठीक है, ये नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद वैसे भी हम नेक्स्ट टाइम पर ही कंटिन्यू करेंगे इसके बाद बस। अच्छा, वैसे ओवरऑल मुझे लग रहा है मिक्स्ड रिस्पॉन्स होगा वैसे तो, बट एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था ऑफ द ट्रैक कि थर्मो बाकी टॉपिक से कंपैरिजन में आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट नहीं लग रहा है? मतलब जितने अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स के टॉपिक्स पढ़े वो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वाले होते थे, और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया टॉपिक। ऑल ऑफ अ सडन आपने कहा कि फिजिक्स में ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, 12th में भी इसका टॉपिक आता है मॉडर्न फिजिक्स। मतलब एकदम से कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हो गई। चलिए ठीक है, यहाँ तक सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कुछ और स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। एक और स्टेटमेंट होगा, एक और स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल की, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली अब हमारा 2 टर्न में, जितना मुझे दिख रहा है, 1 टर्न इसका और 1 टर्न इससे पहले हमारा ये टॉपिक रह गया था, 2 टर्न में हमारा ये जो पोर्शन है थर्मो वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।